बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फैले हुए गंद, घटियापन और इससे उठने वाले एक तूफ़ान से जो है उससे मुतल्लिक बात हो रही थी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से पहले हम जाते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रोपेगेंडा जो है उसकी जो गलाज़त है वो किस कदर गलीज़ हो सकती है, किस कदर तबाहकुन हो सकती है, उसका जायज़ा लेते हैं। दूसरी जंग अज़ीम से भी पहले 1933 में जर्मन रियासत में एक कौम परस्त तंजीम नाज़ी जो है वो इक़्तिदार में आती है। नाज़ीज़म हिटलर के बनाए हुए अकायद को प्रमोट करती है और उन अकायद को इतना ज़्यादा रासिक कर दिया जाता है जर्मन अवाम में कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर फ़रामोश कर देते हैं। हकीकत क्या थी क्या नहीं थी वो मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। उनके जहन में और उनके आमाल में सिर्फ़ और सिर्फ नाज़ीज़म का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा ही था, जो 1945 में शिकस्त खुर्दा तो हो गया, मगर उसके बाद की क्या सूरत हाल हुई उसका भी हम जायज़ा लेंगे। मगर सबसे पहले नाज़ीज़म के बुनियादी जो अकायद थे, जो उसूल थे, जो हिटलर ने वज़ा किए थे, वो क्या थे। नंबर 1 कि उसने ये कहा कि जर्मन जो हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है और इन्हें हुक्मरानी का हक़ है, बाकी किसी को हुक्मरानी का हक़ नहीं है। किसी भी बुनियाद पर उसने ये उसूल वज़ा कर दिया। इस उसूल को इस हद तक कबूल कर लिया जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के रहने वालों ने, इंतहा पसंद उसूल या इंतहा पसंद नज़रिए के वो इस कदर जो है वो रासिख हो गया उनके अंदर कि पूरे यूरोप पर चढ़ दौड़ी जर्मनी। और उसके बाद की जो सूरत हाल जंग अज़ीम दोम जो है वो इसकी वजह से हुई। ये सूरत हाल एक नज़रियाती कशमकश थी जो हिटलर ने पेश किया। दूसरा नज़रिया, उसने एक मखसूस ग्रोह को, एक मखसूस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को या एक मखसूस जो ग्रोह था उससे ताल्लुक़ रखने वालों को जो है वो जर्मनी ही नहीं इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो करार देना शुरू कर दिया। और इस पर भी क्या कुछ हुआ और उसके बाद भी ये ख़यालात ख़त्म नहीं हुए। जर्मनी के ऊपर फतह हासिल करने के बाद जब इत्तहादी फ़ौजियों को, इत्तहादी ममालिक को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था वो ये था कि अब जर्मनी को तो फतह कर लिया गया है, मगर नाज़ीज़म अपने तमाम तर गलीज़ अकायद के साथ जर्मनों के अंदर मौजूद है। उसे किस तरह ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद का जो इरा था 1945 से लेके शायद आज तक डीनाज़िफ़िकेशन जो है जर्मनों की वो जारी है। डीनाज़िफ़िकेशन के लिए उन्हें अवाम को ज़मीनी हक़ाइक़ से भी रोशनास करवाना पड़ा। उन्हें मुकम्मल तौर पर नए नज़रियात के अंदर ढालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पूरी की पूरी जो इत्तहादी ममालिक थे उनको भी और बाकी पूरी दुनिया को भी। इसी तनाज़ुर में अब अगर हम पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल इमरान अहमद नियाज़ी ने क्रिएट कर दी है, बना दी है, वो तकरीबन मिलती जुलती है जो नाज़ीज़म में दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस ग्रोह को इमरान नियाज़ी ये समझता है कि वो करार देता है और उसके मानने वाले इसको मनोअन तस्लीम भी करते हैं, कबूल भी करते हैं, बग़ैर हकीकत और ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर फ़रामोश करते हुए। वो एक मखसूस ग्रोह को मुल्क दुश्मन या यहाँ तक कि गैर मुस्लिम या काफिर भी करार दे देता है और अपनी तकारीर में वो इस तरह के मुख्तलिफ मामलात जो है वो बयान करता आ रहा है और कर रहा है और उसे कोई रोकने वाला अब तक नहीं है। इसी तरह वो पाकिस्तान की तमाम तर जो सूरत हाल इस वक्त है, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है तो उसके ज़िम्मेदार भी वही लोग। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई और मसला है, मजहबी मुनाफरत है, ये किसी भी किस्म का कोई भी मसला पाकिस्तान को दरपेश है, तो उसके ख़्याल में एक मखसूस तबका, एक मखसूस ग्रोह जो है वो उसका ज़िम्मेदार है और अवाम को चाहिए कि वो उस पर चढ़ दौड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर चाहता था कि जर्मन अवाम चढ़ दौड़ें उन लोगों के ऊपर जो उसके सियासी मुखालफिन थे।
اسی طرح عمران خان بھی سیاسی مخالفین کے خلاف ایک انتہائی گمراہ کن اور مہلک نظریہ جو ہے وہ راسخ کر رہا ہے عوام کے اندر۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کے جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، انہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی آنے والے وقت میں۔ شاید سیاسی طور پر وہ عمران خان کو شکست دے لیں، مگر نظریاتی طور پر عمران خان کو یا اس کے وضع کردہ جو نظریات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ وقت درکار ہے، اور یہ محنت بھی عین اسی مقام پر کی جائے جس مقام پر عمران خان یہ تمام گند پھیلا رہا ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا اور ایسے تمام پلیٹ فارمز جہاں پر یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کے ذہن میں جو مغلفات جو بھر دیے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ سوشل میڈیا پر اس وقت پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے جھوٹ کو، مکر کو، فریب کو۔ جنگ عظیم دوم کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے ایک بار کہا تھا کہ ابھی ہمارا سچ جوتے ہی پہن رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ پورا شہر گھوم کے آ جاتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں خاص کر ان کا سچ ابھی جوتے ہی پہن رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کا پھیلایا ہوا جھوٹ پورا شہر نہیں، پورا ملک نہیں، پوری دنیا گھوم کے آ چکا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت تک قائم رہے گی جب تک پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اور خصوصاً اس کے جو قائدین ہیں وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر لیتے کہ اگر پاکستان کے پڑھے لکھے باشعور طبقے کو آپ اپنی سیاست کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، تب تک آپ کے لیے یہ مسائل نہ صرف ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں اہم ترین ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے پرانی اور سب سے مضبوط سیاسی قوت ہے اس وقت تک، جس کا ملک کے تقریباً تمام شہروں میں ایک گراؤنڈ لیول پہ، زمینی لیول پر کارکن موجود ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ لبرل ہیں، بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں زیادہ تر، اور یہ بہت آسانی سے اس تمام معاملات کو، اس تمام سچویشن ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ آخر ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ اس حوالے سے آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے۔